हेलो किड्स, देखिए आज से हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मतलब मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, जैसे एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के बारे में आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, आप पुराने सारे चैप्टर्स में सारी बातें स्टडी कर चुके हैं, समझ चुके हैं। लेकिन फिर भी ये है कि मैं पूरी कोशिश वापस से करूँगा कि आपको सारी चीज़ें फिर से एलिब्रेट करूँ, ताकि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन भी है तो सारा का सारा कन्फ्यूजन यहाँ पर जो है वॉश आउट हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको वापस से रिकॉल करता हूँ कि एटम के बारे में या मॉलिक्यूल के बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था, और उन्होंने मॉलिक्यूल को नाम दिया था अणु। ठीक है, और जो है एटम को नाम उन्होंने दिया था परमाणु। बाद में हालांकि बहुत सारे फॉरेनर्स आए जिन्होंने जो है इनकी नाम चेंज कर दिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा सा अलग वे में डिस्क्रिप्शन दे दिया और बस अपने नाम से उस चीज़ को रजिस्टर करवा लिया, पेटेंट करवा लिया। ठीक है, और उन्हीं में से एक पर्सन थे, उनका नाम था जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने क्या किया कि उन्हें एटम के बारे में जो भी चीज़ें थी, जो भी बातें पता थी, उनसे रिलेटेड अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात जो है इस चैप्टर से रिलेटेड, मैं स्टार्टिंग में सबसे बड़ी बात जो है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसमें बेसिकली 6 पोस्टुलेट्स थे, मतलब कि 6 स्टेटमेंट्स थे। हालांकि इन 6 स्टेटमेंट में से बाद में बहुत सारे स्टेटमेंट्स डिस्कार्ड हो गए, गलत प्रूव हो गए, तो उन चीज़ों को हमने बाद में हटा दिया। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा तो स्टडी करना ही पड़ेगा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टेट क्या करती है, क्या बताती है। ठीक है, तो देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम आपको पता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 4 ऑफ द साइंस, जो कि केमिस्ट्री का एक पार्ट है। केमिस्ट्री की बेसिकली अभी हम मेरे ख्याल से 3 चैप्टर पहले कर चुके थे, 4th वाला चैप्टर ये है। और बायोलॉजी का एक चैप्टर हमने कर लिया था, सेल वाला, द बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और मोशन भी हमने कर लिया था। और ऑल्दो मैं मोशन का वापस से एक जो है वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, जिससे आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका फिजिक्स वाला पोर्शन थोड़ा सा वीक है, और जो है बाकी केमिस्ट्री आप अच्छे से करिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये शायद केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होना चाहिए, अगर कोई होगा तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है आई एम थिंकिंग कि या तो जो है बायोलॉजी का कर लेंगे या फिर मोशन का एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। ठीक है, चलिए हाल फिलहाल इसकी स्टार्टिंग करते हैं। देखिए डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है उसमें सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो क्या स्टेट करता है, दैट स्टेट्स कि मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल एंड इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर जो होता है उसमें सबसे मतलब बहुत छोटा एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है जिसे हम एटम का नाम देते हैं, और वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल मतलब जिसका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता। मतलब ये कहने का कि एटम से छोटी यूनिट कोई हो ही नहीं सकती। इनके कहने का मतलब ये था कि एटम जो है किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट है, वी कैन नॉट डिवाइड दैट फर्दर, आप उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। हालांकि बाद में ये चीज़ डिस्कार्ड हो गई, ये भी चीज़ डिस्प्रूव हो गई, क्योंकि एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, मतलब कि और भी ऐसे पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं जो कि उससे छोटे हैं। ठीक है, तो पहली बात यहाँ उनकी डिस्कार्ड हो जाती है, जो पहला पोस्टुलेट था वो इस तरीके से डिस्कार्ड हो गया। हालांकि आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिएगा सेकंड वन, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बाद में इनका ये वाला जो पोस्टुलेट था ये भी डिस्कार्ड कर दिया गया। इसका मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए एक केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, एक फिजिकल रिएक्शन होती है, इसके अलावा एक और काइंड की रिएक्शन होती है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में हालांकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जैसे एटम बम होता है या हाइड्रोजन बम होता है, ठीक है ना, तो इन सब के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है कि एक बड़ा सा हैवी एटम जैसे एटम बम होता है ना, वो स्कैटर हो जाता है, टूट जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जबकि एटम को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया एटम बॉम्ब वाला, तो इस तरीके से इनका जो सेकंड वाला पोस्टुलेट था वो भी इस तरीके से डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा थर्ड पॉइंट क्या स्टेट किया है इन्होंने, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स बट दे डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स। उन्होंने बोला था कि एक एलिमेंट की सारे के सारे एटम्स सेम काइंड के होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, और अलग अलग एलिमेंट्स की जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट नेचर के होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलग अलग होती हैं। हालांकि बाद में ये भी डिस्कार्ड किया गया। ठीक है, इसका रीज़न मैं आपको तब बताऊंगा जब इस चैप्टर में आगे इससे रिलेटेड टर्म्स आएंगे। ठीक है, हाल फिलहाल आपको याद रखना है कि क्या था ये जो थर्ड वाला पोस्टुलेट है, कि एक एलिमेंट की सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। एक एलिमेंट के सारे एटम्स, ठीक है ना, एक एलिमेंट के सारे एटम्स
आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। इनके कहने का मतलब ये था, ठीक है। हालांकि ये बात भी डिस्प्रूव हुई थी, एक एलिमेंट के एटम्स अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग काइंड के भी हो सकते हैं। अभी आपको देखने को मिलेगा आगे इस चैप्टर में, ठीक है। और देखिएगा नंबर 4 उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप हाइड्रोजन के 2 एटम को आपस में कंबाइन कर दीजिए तो H2 बन जाता है, आप ऑक्सीजन के 2 एटम्स को आपस में कंबाइन कर दीजिए तो O2 बन जाता है। मतलब ये वाला जो इनका पोस्टुलेट था वो ठीक था, ठीक है। इसके बाद देखिए नंबर 5, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट इन सिंपल रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड्स। ये भी इनका ठीक था। देखिए जैसे हाइड्रोजन की बेसिकली 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर H2O बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप ले सकते हैं कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में मिलकर CO2 बना लेते हैं। तो विच इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है। आपको याद होगा लास्ट वाले चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि कंपाउंड का मॉलिक्यूल और एलिमेंट के मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, ठीक है। एलिमेंट का मतलब होता है जिसमें सारे के सारे पार्टिकल सेम काइंड के होते हैं। कंपाउंड होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं इन अ पर्टिकुलर रेशियो, जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों पोस्टुलेट बेसिकली इनके ठीक थे। इसके बाद देखिए 6 वाला क्या स्टेटमेंट है ये, एटम्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। उन्होंने बताया कि एटम जो होता है किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ये बात भी गलत प्रूव हो गई क्योंकि एटम स्मॉलेस्ट नहीं है, एटम से और भी ज़्यादा स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। एंटी न्यूट्रिनो होता है, पॉजिट्रॉन होता है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एटम इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट पार्ट, एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। देखिएगा, जॉन डाल्टन कंसिडर्ड एटम टू बी एन इंडिविजिबल एंटाइटी। उन्होंने माना था कि जो एटम होता है वो एक इंडिविजिबल एंटाइटी है, मतलब कि आप इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बट हिज कॉन्सेप्ट हैड टू बी डिस्कार्डेड एट द एंड ऑफ द 19th century when scientists through experiments were able to फाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ द चार्ज्ड, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में जब पता चला, न्यूट्रॉन के बारे में जब पता चला, तो उनका जो ये वाला स्टेटमेंट था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, वो चीज़ डिस्कार्ड हो गई, वो चीज़ डिस्प्रूव हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात और, ये जो है इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, ये सारे के सारे एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एटम से काफ़ी ज़्यादा छोटे भी होते हैं, इसीलिए इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिएगा, हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में। देखिए, मैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। बहुत टाइम पहले एक केमिस्ट हुए, उनका नाम था जे जे थॉमसन, ठीक है। तो जे जे थॉमसन ने क्या किया कि एक ट्यूब ली, ठीक है, और उसे एवेक्यूएटेड किया। एवेक्यूएटेड का मतलब उसके अंदर वैक्यूम डेवलप कर लिया उन्होंने। वैक्यूम मतलब कि कोई गैस वगैरह उसके अंदर नहीं थी, ठीक है। उसको उन्होंने उसमें से सारी एयर को बाहर निकाल दिया और उस ट्यूब को उन्होंने नाम दिया डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब। उसके दोनों एंड्स पर, मेरे पास डायग्राम नहीं बना, मैं आपको दिखाता, उसके दोनों एंड्स पर उन्होंने एक्चुअली जैसे हम लोग अपना जो सर्किट बनाते हैं, मतलब जो बैटरी का कनेक्शन करते हैं, तो बैटरी में 2 पॉइंट्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड होता है उसे एनोड कहा जाता है और जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड होता है उसे कैथोड कहा जाता है। तो उसके दोनों एंड्स पर उन्होंने एक कैथोड लगा दिया, एक एनोड लगा दिया, और जैसे ही उन्होंने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे, कुछ ऐसी रेस थी जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड, और पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड को, जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, उसे बोलते हैं हम लोग एनोड। तो कुछ ऐसी रेज या कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि कैथोड से प्रोड्यूस होते थे और एनोड से स्ट्राइक करके फ्लोरोसेंट, मतलब स्पार्किंग जनरेट करते थे। तो क्योंकि ये जो पार्टिकल्स थे वो कैथोड से प्रोड्यूस हो रहे थे, इसलिए इनको कैथोड मतलब ये जो रेस थी, बेसिकली देखिए पार्टिकल्स का जो कॉम्बिनेशन है, कई सारे पार्टिकल्स एक के बाद एक इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें रेस कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो रेस थी वो कैथोड से प्रोड्यूस हो रही थी, इसीलिए उनको कैथोड रेस नाम दिया गया। और ये जो कैथोड रेस बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई थी, जिन्हें हमने मतलब इन्होंने बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया, ठीक है ना। और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कि कैथोड से प्रोड्यूस हो रहे थे, इसीलिए कैथोड रेज। और जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड से प्रोड्यूस होने की वजह से ये पता चला कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वो बेसिकली कैथोड रेज को बनाते हैं, मतलब कि कैथोड रेज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से कैथोड रेज बनती हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोज आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ से जो है कैथोड रेज की और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है ना, किसने की थी? जे थॉमसन ने। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ और बातें भी बताई। उसके बाद देखिएगा, थॉमसन एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। आपको ये एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ गया अच्छे से। अब फैक्ट्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ फैक्ट उन्होंने बताए, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यहाँ पर जो सी है, सी स्टैंड्स फॉर द कूलम्ब, ये कूलम्ब के लिए स्टैंड करता है। और ये जो चार्ज की जो वैल्यू है इसे कैलकुलेट किया था ई मिल्कन ने। और जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, जो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास है इलेक्ट्रॉन का, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम होता है ये। अच्छा एक बात और, ये जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का जो प्रेजेंट है इसके ऊपर -1.6 इंटू 10⁻19, एक्चुअली 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब जो चार्ज होता है इसे एक स्टैंडर्ड चार्ज माना गया है। और इसको जनरली ई लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल ई से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना, इस चार्ज को। तो आप एक बात और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -e, और प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है, बस अंतर ये होता है कि उसके ऊपर होता है पॉजिटिव ई, मतलब कि +e। इसके ऊपर नेगेटिव ई होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव ई होता है, बस डिफरेंस ये होता है। बाकी चार्ज की वैल्यू सेम होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, और जो उसका मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए और देखिएगा। इसके बाद क्या हुआ कि एक और बंदा आया, एक और केमिस्ट आया, है ना, उनका नाम था ई गोल्डस्टीन। ठीक है, ई गोल्डस्टीन ने क्या किया कि प्रोटॉन के बारे में बताया कि प्रोटॉन की डिस्कवरी, मतलब प्रोटॉन भी एग्जिस्ट करता है, प्रोटॉन नाम का भी एक पार्टिकल होता है। कैसे किया इन्होंने? देखिए, जे थॉमसन ने क्या किया था कि जो अपनी कैथोड रे ट्यूब ली थी, है ना, जो डिस्चार्ज ट्यूब ली थी अपनी, जिसके थ्रू उन्होंने कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, उसको उन्होंने उतना ऑब्जर्व करके छोड़ दिया। ठीक ना, उसके बाद उन्होंने उसका फर्दर ऑब्जर्वेशन नहीं लिया। लेकिन जो है ई गोल्डस्टीन ने क्या किया कि वहाँ पर उन्होंने एक कैनाल लगाया। कैनाल होता है एक मतलब छोटे छोटे होल्स वाला एनोड, छोटे छोटे होल्स वाला एनोड वहाँ पर लगाया। मतलब कि जैसे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो जो उन्होंने नेगेटिव इलेक्ट्रोड लिया वो तो नॉर्मल ले लिया, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर लिया उसका जिसमें छोटे छोटे होल्स थे जिन्हें कैनाल कहा जाता है। तो उन्होंने देखा कि कुछ रेज, मतलब कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही थी, और कैथोड रेज के बाद एनोड से कुछ ऐसी भी रेज प्रोड्यूस हो रही थी जो कि उस कैनाल में से, मतलब उन छोटे छोटे होल्स में से पास आउट हो जाती थी। ठीक है ना, तो क्योंकि वो छोटे छोटे होल्स में से पास आउट हो रही थी, मतलब कैनाल्स में से पास आउट हो रही थी, इसीलिए उन रेज को उन्होंने कैनाल रेज नाम दिया। और क्योंकि एनोड से प्रोड्यूस हो रही थी इसलिए आप उनको एनोड रेज भी कह सकते हैं। तो एनोड रेज, कैनाल रेज। अच्छा एक बात और मैं कहूँगा कि जो रेज हैं वो बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं। तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उन्हें कहा गया प्रोटॉन्स। ठीक है, कैथोड रेज के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उन्हें कहा गया इलेक्ट्रॉन्स, और एनोड रेज के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उन्हें कहा गया प्रोटॉन्स। इस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, सेम चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, बट डिफरेंस इतना है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है। दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब देखिएगा आगे ज़रा। ई गोल्डस्टीन बाय हिज फेमस एनोड रेज और कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट, जो मैंने आपको बताया अभी, was able to detect presence of the positively charged particles called protons। ठीक है ना, जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। और फैक्ट्स अबाउट द प्रोटॉन, अगर हम प्रोटॉन के बारे में कुछ फैक्ट्स देखें तो देखिए इसका जो चार्ज है आप देखेंगे एग्जैक्ट सेम है एज दैट ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है। बट डिफरेंस इसमें ये है कि यहाँ पर देखिएगा पॉजिटिव आ गया है। ठीक है ना, वहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। इसका जो मास होता है वो होता है 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम। याद रखना है आपको, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा मैं मिसप्रिंट कर गया हूँ, यहाँ पर ग्राम नहीं, यहाँ पर किलोग्राम होगा। ठीक है, तो इधर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर किलोग्राम लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया हूँ यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा एक बात और मैं कहना चाहूँगा
कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन के मास का 1840 टाइम्स मतलब वापस से बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन के मास का 1/1840 टाइम्स होता है। 1/1840 मतलब ये होगा कहने का कि अगर आप हाइड्रोजन के मास में, हाइड्रोजन के एक एटम के मास में 1840 के डिवाइड कर दें तो आपको इलेक्ट्रॉन का मास मिल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ 1/1840। ठीक ना, वैसे एग्जैक्टली 1837 होता है, बट आप उसे राउंड ऑफ करके 1840 कर लीजिए। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ 1/1840 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, प्रोटॉन का मास और हाइड्रोजन का मास एग्जैक्ट सेम ही होता है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1840 टाइम्स है। आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का मास भी इलेक्ट्रॉन के मास का 1840 टाइम्स होता है, तो प्रोटॉन का मास जो है वो भी दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू द मास ऑफ द हाइड्रोजन। तो इसीलिए जब हाइड्रोजन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का 1840 टाइम्स है, तो जो प्रोटॉन का मास है वो भी इलेक्ट्रॉन के मास का 1840 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और बंदा आया, उसका नाम था जेम्स चैडविक। जे चैडविक यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, जे चैडविक मतलब कि जेम्स चैडविक। इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। कैसे की समझाता हूँ। देखिए क्या हुआ कि एटम के बारे में इतना तो पता चल गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को टोटल करके देखा, मतलब मास को, उनके मासेस को टोटल करके देखा, तब भी उनका टोटल मास जो था वो एटम के मास से कम ही आ रहा था। ठीक है, एटम के मास से कम ही आ रहा था। तो उन्होंने सोचा यार उसके अंदर कुछ और भी होना चाहिए, मतलब कुछ और भी पार्टिकल ऐसा है जिसकी वजह से ये इतना हैवी हो रहा है। ठीक है ना, मैं वापस से अपनी बात रिकॉल कर देता हूँ। उन्होंने एटम को वे किया, मतलब एटम का वजन लिया एटम का उन्होंने, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जिनके बारे में पता चल चुका था उसका वेट किया जो कि उसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो तभी भी उन्होंने देखा तो जो एटम का मास था वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के टोटल मास से भी ज़्यादा था। तब उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया और उन्होंने सोचा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ और होना चाहिए। तब उन्होंने जो आइडिया दिया न्यूट्रॉन से रिलेटेड, तब उन्होंने बताया कि इसके अंदर न्यूट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन जो होता है उसका भी मास काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, इस तरीके से पता चला। देखिएगा, जे चैडविक bombarded lighter elements like lithium, boron, etc. with alpha particles and observed emission of the new particles having zero charge but having mass equal to that of the proton. तो इन्होंने जो न्यूट्रॉन के बारे में पता किया था उसका मास जो है प्रोटॉन के इक्वल ही ऑलमोस्ट, और उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो ज़ीरो चार्ज होता है, मतलब कि न्यूट्रली चार्ज होता है। दिस इज़ न्यूट्रली चार्ज्ड, देयर इज़ नो चार्ज, या आप ये कह सकते हैं द न्यूट्रॉन इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होने की वजह से इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिएगा आगे। दीज पार्टिकल्स वर कॉल्ड न्यूट्रॉन, दैट इज न्यूट्रल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। न्यूट्रॉन आर एब्सेंट इन द प्रोटियम आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन 1H1। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि कहानी क्या है, ऑल्दो आपको पता होगा। देखिए 1H1 है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का सिंबल है बेसिकली। आपको याद होगा, शायद हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि अगर आप इसमें से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि जो मास नंबर होता है उसमें से इस एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए। तो आप 1 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, मतलब कि जो हाइड्रोजन का एक एटम होता है ये 1H1, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, देयर इज़ नो न्यूट्रॉन इनसाइड 1 हाइड्रोजन एटम। तो आप पूछा अगर जाए कि कोई ऐसा एटम बताइए जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, तो आप 1H1 का एग्जाम्पल दे सकते हैं। और देखिएगा, since mass of the electrons are negligible as compared to that of the proton and the neutrons, hence sum of masses of protons and neutrons in an atom will compose its atomic mass। देखिए न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, हाँ जी, तो देखिए मैं क्या बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास नेग्लिजिबल होता है, ना कि बराबर होता है। तो अगर हम किसी भी एटम के मास के बारे में बात करें तो एक्चुअली उसका जो मास होता है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास तो ना के बराबर है ही, मतलब कि ऑलमोस्ट 0 आप उसे मान लीजिए। ठीक है ना, बहुत बहुत कम। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ उसकी वैल्यू कितनी थी। दिस इज़ 9.1 × 10⁻³ kg, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है ना, 10⁻³ मतलब ये हुआ कहने का कि 1 पर आप 31 0 लगा लीजिए और 9.1 में उसका डिवीजन कर लीजिए। ठीक है ना, व्हाट आई एम सेइंग कि 9.1 में डिवीजन कर लीजिए आपके इसका 1 के ऊपर 31 ज़ीरोज़ लगाकर, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी
ठीक है ना, वो मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का जो बहुत ही ज़्यादा कम है। आप इसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ना कि बराबर मान सकते हैं। इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन का रोल तो उसमें बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। एटॉमिक मॉडल मतलब ये हो कहने का कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम की शेप कैसी होती है। देखिए एटम का जो हम प्रेजेंट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें कंडीशन क्या होती है कि एटम का जो सेंटर पार्ट होता है उस न्यूक्लियस कहा जाता है, और उसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है एटम का वो ये है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या था कि एक्चुअली क्या था कि देखिए पहले इतने ज़्यादा अच्छे जो माइक्रोस्कोप हुआ करते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे इन्वेंट नहीं हो पाए थे। तो एटम का स्ट्रक्चर जो साइंटिस्ट लोग थे, केमिस्ट लोग थे, वो देख नहीं पाते थे। तो वो ना थोड़ा सा गैस करते थे, अंदाज़ लगाते थे कि उसकी शेप कैसी हो सकती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, और एटम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग उस शेप को डिफ़ाइन करके देखते थे। अगर सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ऐसा कहा जा सकता था कि हाँ भाई एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो एटम का स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है ना, वो दिया था थॉमसन ने। जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी उन्हीं ने सबसे पहला जो स्ट्रक्चर दिया था वो उन्हीं ने दिया था। तो इसीलिए उस मॉडल को, मतलब कि एटम के स्ट्रक्चर को बोला जाता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड बनाया था वो आया था रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड का पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो उन्होंने जो अपना मॉडल दिया, ठीक है ना, एक वो आ गया सेकंड वाला। उसके बाद जो हम प्रेजेंट में जो स्टडी करते हैं वो है हमारा बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है ना, एक्चुअली एक केमिस्ट है, उनका नाम था नील्स बोर। ठीक है ना, तो उन्होंने जो मॉडल, एटॉमिक मॉडल जो डिस्क्राइब किया था, जो दिया था, ठीक है ना, एटम का स्ट्रक्चर जो उन्होंने बताया था, वही एटॉमिक मॉडल आजकल हम लोग पढ़ा करते हैं। तो जो है थर्ड वन जो है वो है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बेसिकली आप 3 एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, सेकंड वन रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, एंड थर्ड वन इज बोर्स मॉडल ऑफ एटम या फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। देखिए थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो बेसिकली उसे वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। वाटरमेलन मॉडल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो एटम होता है उसकी शेप जो होती है वो वाटरमेलन जैसे ही होती है। ठीक है, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लैक कलर के सीड्स प्रेजेंट होते हैं, एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स उसी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और उसमें जो रेड कलर का जो पार्ट होता है, जो जूसी रेड कलर का पार्ट होता है, ठीक है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इन्होंने जो है मतलब कंपेयर कर दिया बेसिकली कि जैसे वाटरमेलन का स्ट्रक्चर है वैसे ही एटम का जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही है। जैसे उसके अंदर सीड्स हैं वैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसमें जो रेड कलर का जो पार्ट होता है, इसमें वही पार्ट जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसीलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है ना, या आप इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कह सकते हैं। प्लम पुडिंग में समझाता हूँ क्या होता है इसके कहने का मतलब कि देखिए जो क्रिसमस जो हुआ करता है, क्रिश्चियंस का जो फेस्टिवल क्रिसमस हुआ करता है, उस दिन उनके यहाँ एक स्पेशल केक बनता है। ठीक है ना, तो उसमें वो उसकी शेप स्फेरिकल होती है, बॉल जैसी होती है, और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो इसी तरीके से प्रेजेंट होते हैं जैसे कि वाटरमेलन के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल का कंपैरिजन जो क्रिसमस पुडिंग है उससे कर दिया, इसीलिए इनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से क्रिसमस पुडिंग के अंदर ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड होते हैं, इन द सेम मैनर द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड द एटम एंड द स्फेरिकल पार्ट, बेसिकली स्फेयर शेप में मान के चल रहे थे, और जो उसका स्फेरिकल पार्ट होता है, ये जो आउटर बाउंड्री देखिए आप देख रहे होंगे ये वाले, ठीक है ना, जो इसका स्फेरिकल पार्ट होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं जिस तरीके से जो क्रिसमस पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी, अच्छा मतलब इन्होंने ही फर्दर बोली थी वो बात कि किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, और ये बात हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर भी उतना ही चार्ज होता है। तो दोनों के चार्जेस सेम है, ठीक है ना, और दोनों का नंबर भी सेम है। तो किसी भी एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, एंड दे बोथ चार्जेस कैंसिल आउट ईच अदर, और वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इसीलिए जो एटम होता है दैट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज बचता ही नहीं है। फिर से मैं बात एक्सप्लेन कर देता हूँ। उन्होंने बताया एक्चुअली उन्होंने क्या बताया तो वेल नोन है कि किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, और जो टोटल चार्जेस होता है मतलब प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का वो सेम होता है।
ठीक है ना, दोनों के ऊपर जो चार्जेस की वैल्यू सेम है, तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट द एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब कि एटम के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो यही जो है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल था, जो कि सबसे पहला एटॉमिक मॉडल था जिसके बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। ऑल्दो दिस मॉडल एक्सप्लेन्ड न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, न्यूट्रलिटी मतलब कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इस मॉडल ने उसकी न्यूट्रलिटी को तो रिप्रेजेंट कर दिया कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट कुडेंट एबल टू एक्सप्लेन अदर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, कंडक्टेड एन एटम, हेंस इट वॉज डिस्कार्डेड। लेकिन ये एटम की सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पाया, उन्हें डिफाइन नहीं कर पाया, उनका जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया, इसीलिए इस एटॉमिक मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन आए, उनका नाम था एर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ था, और जो है हालांकि इनके खिलाफ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है ना, थोड़ा सा चालबाजी हुई उनके खिलाफ, इसीलिए इन्हें उतना तवज्जो नहीं दिया गया इनके एटॉमिक मॉडल को, बट वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। देखिए मैं समझाता हूँ क्या कंडीशन है। अपना एटॉमिक मॉडल बनाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसका पूरा नाम है रदरफोर्ड्स अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखिए अल्फ़ा का जो सिंबल होता है ये होता है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये अल्फ़ा बेसिकली क्या होता है, एक ए जैसा बनाया जाता है, यहाँ से ऐसे करके इसे बना देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अल्फ़ा, इसे अल्फ़ा कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे रदरफोर्ड्स अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। उन्होंने क्या किया कि एक काफ़ी थिन गोल्ड फॉइल ली, ही टुक अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल अबाउट 1000 एटम साइज थिक, 1000 एटम की साइज़ जितनी थिक इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली जो काफ़ी ज़्यादा पतली है। अब उसके बाद उन्होंने उसे एक डार्क रूम में रख दिया, और उस डार्क रूम में रखने के बाद उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट करवाया। ठीक है ना, उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स के उसके ऊपर स्ट्राइक करवाया, ठीक है ना, उस गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो क्या हुआ कि जब अल्फ़ा पार्टिकल उससे स्ट्राइक कर रहे थे, जो उसके ऊपर बॉम्बार्ड कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लिए, और उन ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग अपने कुछ कंक्लूजन्स दिए। तो अपने कंक्लूजन्स के बेसिस पर फिर उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल बताया कि हाँ भाई एटम का मॉडल ऐसा ऐसा हो सकता है, ये प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर हो सकती हैं। तो देखिए क्या रहा, क्या प्रॉपर्टीज़ रहीं, क्या ऑब्जर्वेशंस रहे, क्या कंक्लूजन्स रहे इनके अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात कि अल्फ़ा पार्टिकल होता है क्या, मैं पहले आपको ये समझा दूँ कि अल्फ़ा पार्टिकल है क्या। देखिए हीलियम जो होता है, हीलियम का सिंबल होता है 2He4, ठीक है ना, इसका जो मास नंबर है वो 4 है, और जो एटॉमिक मॉडल है वो 2 है। तो हीलियम का जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस को आप अल्फ़ा पार्टिकल कह सकते हैं। ठीक है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हीलियम के न्यूक्लियस को आप अल्फ़ा पार्टिकल कह सकते हैं। तो देखिए क्या किया उन्होंने, मैं आपको पहले तो डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए सबसे पहले जब इन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्ट्राइक करवाया, अल्फ़ा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया, तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स देखिए स्ट्रेट अवे चले गए हैं, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट अवे इसमें से पास आउट हो गए। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट अवे थ्रू द गोल्ड फॉइल, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि देखिए मैं आपको ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन दोनों साथ साथ बताऊंगा, मतलब क्या ऑब्जर्वेशन रहा और उसके बेसिस पे इन्होंने क्या रिजल्ट उसका निकाला। तो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वेंट थ्रू स्ट्रेट अवे थ्रू द गोल्ड फॉइल, ठीक है ना, गोल्ड फॉइल के थ्रू वो स्ट्रेट अवे चले गए। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, इनका कंक्लूजन था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज़ एम्प्टी। इन एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होता है ब्लैंक होता है, एम्प्टी होता है, इसीलिए उसमें से जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो स्ट्रेट अवे चले गए। तो पहला ऑब्जर्वेशन, पहला कंक्लूजन। दूसरा ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, देखिएगा कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे थे, दे डेविएटेड एट सम एंगल्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, वो अपने ओरिजिनल पाथ से सर्टेन एंगल पर डेविएट हो गए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये वाला जो अल्फ़ा पार्टिकल देखिए ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक आया, और देखिए उसके बाद इस तरीके से ये अपने पाथ से डेविएट हो गया, देखिए ये निकल गया ये रहा, ठीक है। इस तरीके से मतलब फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स वर लाइक दैट, दे डेविएटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, ठीक है ना, वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गए एट सम एंगल्स, कुछ एंगल्स पर, मतलब अपने पाथ से वो मुड़ गए। तो ये क्या कंक्लूजन देता है, देखिए क्या है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और अल्फ़ा पार्टिकल जो अपने पाथ से डेविएट हो रहे हैं, ठीक है, अपने पाथ से मुड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एटम के अंदर कुछ पार्ट ऐसा ज़रूर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि
अगर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है और वो अपने पाथ से डेविएट हो रहा है, मुड़ रहा है, तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब एटम के अंदर कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट हो विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज। दैट्स वाई उन्होंने कंक्लूजन लिया, इसका कंक्लूजन उन्होंने लिया कि देयर इज़ सम पॉजिटिव चार्ज विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द एटम। एटम के अंदर कोई ना कोई पार्ट ऐसा ज़रूर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या रहा है इनका कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स approximately one particle in every 12,000 particles was rebound on its original path। 12,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो कि अपने ओरिजिनल पाथ पर रिबाउंड हो जाता था। रिबाउंड मतलब जैसे गया लौट के उसी पाथ पर आ गया। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी थी, मतलब ये जो उनका ऑब्जर्वेशन था, इसका कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला कि इसका कंक्लूजन था कि एटम के अंदर कोई ना कोई पार्ट ऐसा है जो कि बहुत रिजिड है। रिजिड मतलब बहुत ज़्यादा सॉलिड है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से वो अपने पाथ पर वापस से लौट के आ जाता है, उसको टकरा के उस रीजन से टकरा कर वो वापस से अपने पाथ पर लौट कर आ जाता है। तो इस तरीके से इनके 3 ऑब्जर्वेशंस रहे और 3 कंक्लूजन्स रहे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही ऑब्जर्वेशंस और तीनों ही कंक्लूजन्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। देखिए ये रहे बेसिकली ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और देखिए सब बातें वही लिखी हुई जो मैंने आपको बोल के बताई। और इसके बाद इनके जो कंक्लूजन्स थे, देखिए फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा और थर्ड ये रहा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस से आपको चाहे तो मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन रहे? पहली बात ये कि उसमें बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट अवे चले गए, तो उसमें से जिसके थ्रू उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इनसाइड द एटम इज़ एम्प्टी। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि स्लाइट एंगल्स पर, सर्टेन एंगल्स पर डेविएट हो गए अपने पाथ से, जिससे रिप्रेजेंट होता था कि एटम के अंदर कोई पार्ट ऐसा ज़रूर है, देयर इज़ सम पार्ट इनसाइड द एटम विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और जो थर्ड वाला था 12,000 पार्टिकल में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था विच वॉज रिबाउंड ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ। इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर कोई पार्ट ऐसा ज़रूर होता है जो कि बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, जिसकी वजह से वो वापस से लौट कर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था। तो अब समझ में आ गया हो, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि ऑब्जर्वेशंस क्या रहे, कंक्लूजन्स क्या रहे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि देखिए मैं आपको बता दूं, जो 3 ऑब्जर्वेशंस, 3 कंक्लूजन जो थे वो तो हो गए। इसके बाद देखिए आप ये चाहें तो ना करें तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना ही बहुत है यहाँ तक। ठीक है, एक्चुअली लास्ट वाला जो है तो फिर आपको पता ही है कि मोस्ट ऑफ द एटॉमिक मास कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। एक्चुअली अभी मैं आपको बताता हूँ ये किस्सा क्या है, अभी आप इसे छोड़िए, सिर्फ यहाँ तक आपको कंक्लूजन्स लिखने हैं। इसके बाद देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या केस है। देखिए अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उनको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। अगर बाद में भूल जाऊँ बाई चांस, इसलिए पहले ही बता देता हूँ कि सिंस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, देयरफॉर दे आर आल्सो सेड टू बी द न्यूक्लियॉन्स, इसीलिए उन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। तो जो न्यूक्लियॉन्स हैं, मतलब कि जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, वही बेसिकली एटम का सबसे ज़्यादा मास एग्जिबिट करते हैं अपने अंदर। इलेक्ट्रॉन का मास तो ना के बराबर होता है, हालांकि हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके थे, इसीलिए इस बात को वापस से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 3 ऑब्जर्वेशंस और 3 कंक्लूजन्स यहाँ तक ही पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। अब अपने कंक्लूजन्स के बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि जो एटम होता है उसका सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके चारों तरफ जो है सर्टेन क्लासेस में, सर्टेन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। ये बेसिकली इनका एटॉमिक मॉडल था जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर बताया था। अब क्या हुआ कि एक्चुअली जब आप कोई भी हाइपोथेसिस देते हैं, कोई भी थ्योरी देते हैं, तो आपको एक ज्यूरी के सामने जाना पड़ता है, एक जजेस के ग्रुप के सामने जाना पड़ता है। वहाँ पर आपको बताना होता है कि मैंने किस तरीके से बनाया है अपना जो ये चीज़ है, और उसके बाद आपसे क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर अगर आप उन सारे क्वेश्चंस के जवाब अच्छे से दे पाते हैं, उसके बाद उस चीज़ को अप्रूव किया जाता है। जब ये उस ज्यूरी के सामने पहुँचे, हालांकि आपको ये सब लिखना नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, बस ये तो आपको समझाने के लिए है। जैसे मैं बता रहा था ना कि रदरफोर्ड के खिलाफ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, वरना बहुत टैलेंटेड बंदे थे। तो जब ये पहुँचे ज्यूरी के सामने तो इनसे पूछा गया कि आप बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। तो देखिए यूनिवर्स में जो कोई भी चीज़ है जब वो मोशन कर रही है तो एनर्जी की वजह से मोशन कर रही है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट है। कुछ टाइम के बाद जब उसमें से एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, जब वो अपनी एनर्जी को रेडिएट कर देगा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएट कर देगा, ख़त्म कर देगा, उसके अंदर से मोशन कर करके जब एनर्जी वैनिश हो जाएगी,
तो वो कैसे मूव करेगा? फिर तो वो एटम के अंदर गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा, फिर तो उसका एग्जिस्टेंस रहेगा ही नहीं, फिर तो एटम कोलैप्स हो जाएगा, एटम्स खत्म हो जाएगा फिर तो अब क्या हुआ कि जैसे उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा तो रदरफोर्ड फिर इसका आंसर नहीं दे पाए। कह रहे ये तो बात सही है, जब इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन कर रहा है तो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा, रिलीज़ करेगा, तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा और एटम तो कोलैप्स हो जाएगा, एटम विल कोलैप्स। एंड ही वॉज नॉट एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वो इसका आंसर नहीं दे पाए। इसी वजह से बस इसका आंसर जो था वो इसका जो एटॉमिक मॉडल था उसे डिस्कार्ड कर दिया गया। अब क्या हुआ? इसी वजह से बिकॉज ऑफ ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वो एटम की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए थे, बता नहीं पाए थे कि एटम स्टेबल क्यों होता है। स्टेबल मतलब कि वो एज इट इज़ क्यों रहता है, वो ख़त्म क्यों नहीं हो जाता, इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को रेडिएट करके न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिर जाता, वो बस इस थ्योरी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, नहीं बता पाए, इस चीज़ का वो आंसर नहीं दे पाए। इसके बाद क्या हुआ कि एक बंदा आया नील्स बोर, ठीक है, उसने सारी की सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट मार ली, सारी की सारी चीज़ें। जब उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सेम मैनर एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन आवर सोलर सिस्टम। उन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स उसी तरीके से रिवॉल्यूशन करते हैं जिस तरीके से हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स रिवॉल्यूशन करते रहते हैं, मतलब कि दे डोंट रेडिएट देयर एनर्जी, वो अपने एनर्जी को रेडिएट करते ही नहीं है। बस ये उन्होंने बोल दिया कि वो उसकी चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहे हैं विदाउट रेडिएटिंग देयर एनर्जी। इतनी सी बात इन्होंने ऐड कर दी और इनका एटॉमिक मॉडल एक्सेप्ट कर लिया गया और वही हम मॉडल आजकल पढ़ते हैं। हालांकि उसमें जो अधिकतर रोल था, जो अधिकतर काम था वो रदरफोर्ड का था, बट उनकी स्टोरी थोड़ी ऐसी रही। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात अच्छे समझ में आ गई हो, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो एज आई थिंक कि जो नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल है इसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि पार्ट्स में करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, वरना तो थोड़ा सा मैशअप हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बाय करते हैं कल। ओके, बाय बाय।